Hello students, welcome back to NTA NEET MOOC test series. In today's video we are going to discuss paper 37 and 38 organic chemistry questions. Let's start. पहला क्वेश्चन हमारा 37 पेपर का दिया हुआ है ऑर्गेनिक का. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज गिवन एज. तो एक कंसेप्चुअल या आप कह सकते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये. इसमें अपने पास स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए पता सबकी. तो हमारे पास एम्पीसिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर ये गिवन है. ये हमारे पास से रिसेंबल कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमारा एम्पीसिलिन नहीं होगा. फिर अपन चेक करते हैं पेनिसिलिन की. पेनिसिलिन के साथ भी मैच नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं होगा. पेनिसिलिन जी के साथ आपको देखें तो यहाँ पर ये इससे मैच कर रहा है. यहाँ पर बेंजीन है, फिर CH2 C डबल बॉन्ड ONH, ये इस तरह से ग्रुप जुड़ा हुआ है. डेट मीन्स ये हमारा क्या होगा, पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर होगा. पेनिसिलिन एफ का भी अपन कंपेरिजन करें तो पेनिसिलिन एफ भी ये नहीं होगा. तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड कन्फॉर्मेशन. मोस्ट प्रिफर्ड से मतलब है कि जिस स्टेट में मोस्टली ये रहे. तो इथेन हमारे पास क्या होता है CH3. इसके कन्फॉर्मर कौन कौन से पॉसिबल, स्टैगर्ड, स्क्यू या एक्लिप्स. एक्लिप्स कन्फॉर्मर में क्या होगा, एक्लिप्स कन्फॉर्मर में दोनों सारे के सारे क्या होंगे, इस तरह से कन्फॉर्मर होगा. ठीक है, जस्ट एक दूसरे के पीछे ग्रुप जुड़े हुए हैं. ये एक्लिप्स कन्फॉर्मर होगा. इसमें रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है. ठीक है. स्क्यू कन्फॉर्मर में क्या होगा, स्क्यू कन्फॉर्मर में सिमिलरली ये जैसे हाइड्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ V एंगल पे ये. अब यहाँ पे जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, ये 0 to 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है. स्टैगर्ड कन्फॉर्मर में क्या होगा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर में हमारे पास हाइड्रोजन एग्जैक्टली 60 डिग्री एंगल पे इस तरह से स्टैगर्ड कन्फॉर्मर होंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट रिपल्शन होगा तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा. तो जो कन्फॉर्मर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसी में अपने पास जो एल्केन दिया हुआ है वो स्टेबल अपने ज़्यादा अमाउंट में रहेगा या ज़्यादा टाइम पे अपने पास जिस स्टेट में रहेगा वो कौन से कन्फॉर्मर में रहेगा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर में. इसलिए हमारा मोस्ट प्रेफर्ड कन्फॉर्मर है ए, स्टैगर्ड फॉर्म. इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में हमारे पास यहाँ पे IPAC नेम पता करना है. तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है एक तरीके से वो एल्कीन है. अब एल्कीन को मिनिमम नंबर देना है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6. ये मैक्सिमम कार्बन की चेन आ गई. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है. 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, सेम है इसलिए 2 4 4 3 हो गए. ट्राई मिथाइल 3 के लिए अपन ने ट्राई यूज़ कर लिया, ट्राई मिथाइल हो गया. अब ये कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 6 कार्बन की. तो हेक्स. इसके बाद में 2 पे डबल बॉन्ड हेक्स 2 इन. अब यहाँ पर कोई भी मेजर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो ये यहाँ पर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ पर ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से. इसलिए हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में हमारे पास पूछा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट आर इज. ये वाला प्रोडक्ट अपने को पता करना है. तो इनिशियली हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है Ca2+ और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये 2-. इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे सिंपली. तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ये एसिटिलीन है. इसके आप हॉट आयरन के साथ में, हॉट आयरन ट्यूब के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा. बेंजीन कैसे बनता है, यहाँ पर इसको इस तरह से आप रखिए जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है. ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर. इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए ये प्रोडक्ट बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है. फिर यहाँ पे बेंजीन हो गया. अब बेंजीन के बाद में हमारे पास बेंजीन क्या क्यू है यहाँ पे. इस बेंजीन पे आपने रिएक्शन किसके साथ कराई, CH3Cl की AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में. तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारी होगी फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. तो इसमें CH3+ जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो जाएगा. यहाँ पर CH3 यहाँ पे अटैच हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टोलुइन. तो अपना ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास ये दिया हुआ है. ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. अपने को पूछा गया है कि जो रिडक्शन के बाद में प्रोडक्ट बनेंगे वो ओनली वन टाइप का बनेगा. तो यहाँ पर अपने रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. तो यहाँ पर रिडक्शन क्या होगा, पहले ये वाला एल्कोहल बनाएगा और एक ये वाला एल्कोहल बनाएगा.
तो इससे बनेगा अपने पास CH3CH2OH, यहाँ पे भी अपने पास CH3CH2OH, यानी 2 मॉलिक्यूल अपने पास क्या बनेंगे CH3CH2OH के। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर यदि मॉलिक्यूल को अपन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कितने 3 कार्बन है, इसका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एक, तो क्या बन जाएगा 2 कार्बन का एल्कोहल बनेगा और एक 3 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का। तो यहाँ पर दोनों के दोनों डिफरेंट बन रहे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में भी चेक करें तो सी ऑप्शन में यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे 3 कार्बन का ये बनेगा और 2 कार्बन का ये, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन करा देंगे तो 3 कार्बन का इनिशियली बन जाएगा, फिर 2 कार्बन का एल्कोहल, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी 3 कार्बन का एल्कोहल बनेगा एक और एक मिथेनॉल बनेगा। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, डिफरेंट है। तो ओनली सिमिलर प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट जो बन रहा है ऑप्शन ए में बन रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हेन आयोडोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर द प्रोडक्ट इज। तो आयोडोबेंजीन हमारे पास क्या है, आयोडोबेंजीन हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है कि आयोडीन बेंजीन पे जड़ा हुआ है और सोडियम ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास फिटिक रिएक्शन है, जैसे वुड्स रिएक्शन होती है, एरोमेटिक हैलाइड्स के केस में फिटिक रिएक्शन होती है और डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर ये निकल जाएगा और दो फेनिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रोडक्ट अपने पास बना इसको अपन डाईफेनिल भी बोल सकते हैं या बाईफेनिल। तो हमारा ये फिटिक रिएक्शन के हिसाब से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में पूछा गया था कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है NaHCO3। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन करके CO2 गैस कौन लिबरेट नहीं करेगा। तो हमारे पास कोई भी एसिड हमारे पास दिया हुआ है, यदि उसके आप किसके साथ रिएक्शन कराए NaHCO3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, कोई भी एसिड है वो H+ दे देगा यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्ट बन जाएगा। जैसे कोई भी अपन ले लें एसिड RCOH ले लिया लेट से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा RCOO माइनस Na+ और यहाँ पे H2CO3। ये H2CO3 हाईली अनस्टेबल होता है, किसमें कन्वर्ट करता है H2O + CO2। अब ये H2CO3 से CO2 गैस रिलीज हो रही है अपने को, पर ये H2CO3 कब बनेगा, जब अपने पास ये वीक एसिड हो और यहाँ पर दिया गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तभी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि कभी भी एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर वीक एसिड या वीक बेस बन रहा हो। तो यहाँ पर अपने पास क्या होनी चाहिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड PHSO3H, ये भी ज़्यादा होगा। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में क्या होगा OH और यहाँ पे COOH, तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनोल दिया हुआ है, फिनोल अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, किससे, H2CO3 से। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 की ज़्यादा है, तो हमारे पास यदि हम फिनोल की रिएक्शन कराएंगे, PHOH की आपने NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कराई, तो हमारे पास क्या बना, कुछ ऐसा बनेगा Na+ और H2CO3। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी ना कि फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास PHOH क्या है, एसिडिक H प्रोवाइड नहीं कराएगा अपने पास, और एसिडिक H प्रोवाइड नहीं कराएगा तो H2CO3 से अपने को डिसोशिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा कि CO2 गैस किससे रिलीज नहीं होगी, फिनोल से। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर्स व्हेन ए पेप्टाइड लिंक इन ए प्रोटीन इज ब्रोकन। तो हमारे पास में जब भी एक पेप्टाइड लिंक में क्या होता है, हमारे पास एमाइड लिंकेज जो होता है वो हमारा पेप्टाइड लिंक है। इसका यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएगा, ये COOH और यहाँ पर ये NH2 टाइप से। तो पेप्टाइड लिंक को ब्रेक करने के लिए अपने पास कौन सा प्रोसेस अपन यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर अपना आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में पूछा गया है कि यहाँ पर रिएक्शंस दी गई है कि यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल दोनों टाइप की रिएक्शन दे रहा है, एक बार सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, एक बार एलिमिनेशन दे रहा है, और उनके लिए रेट कांस्टेंट है KS और KE। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में जो न्यूक्लियोफाइल है दो दिए हुए हैं, एक तो ये एथोक्साइड दिया हुआ है और एक टर्सरी ब्यूटोक्साइड दिया हुआ है। अब ये एथोक्साइड है, ये क्या करेगा, फेवर SN रिएक्शन, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फेवर करेगा क्योंकि लीस्ट क्राउडेड है, और यहाँ पर ये मोर क्राउडेड है, तो ये क्या करेगा, फेवर करेगा एलिमिनेशन को। ठीक है,
तो इस बेसिस पे अपन देखें कि हमारे पास के एस एंड के ई आर रेस्पेक्टिवली द रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, एंड यहाँ पर एक कांस्टेंट है म्यू, जिस रेशियो है के एस अपॉन के ई। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए कि यदि जेड जो है हमारे पास क्या हो, ए हो, यानी इथोक्साइड हो, यानी न्यूक्लियोफाइल हमारा जो जेड दिया हुआ है वो ए है, क्या है ये, इथोक्साइड। तो हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा, मोर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स हमारे पास उसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, यानी के एस का रेट कांस्टेंट क्या होगा, एलिमिनेशन के रेट कांस्टेंट से ज़्यादा होगा यदि न्यूक्लियोफाइल अपन इथोक्साइड लेते हैं। यदि अपन न्यूक्लियोफाइल क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, यानी टर्सरी ब्यूटोक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन फेवर होता है, बल्कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर मोर एलिमिनेशन होगा। मोर एलिमिनेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, के एस लेस देन के ई होगा। अब हमारे पास यहाँ पर अपन चेक करें कि रेशियो देखें, तो यहाँ पर ये म्यू ए देखें अपन, तो म्यू ए हमारे पास क्या हो सकता है, के एस के ई। यहाँ पर म्यू बी क्या हो सकता है, के एस और के ई। अब हमारे पास यहाँ पर के एस क्या है, के ई से ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारे पास ये क्या होगा, ये मोर देन ग्रेटर देन 1 टाइप से होगा। यहाँ पर के एस लेस देन के ई है, तो यहाँ पर लेस देन 1 होगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पर इन दोनों इन्फॉर्मेशन से, कि हमारा जो म्यू ए है हमारे पास, यदि देखिए तो म्यू ए जो है वो हमारे पास म्यू बी से ज़्यादा होगा, क्योंकि म्यू ए हमारा ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि उसमें के एस ज़्यादा है, और म्यू बी में के एस कम है, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि के एस और के ई में रिलेशन देखें, तो हमारे पास में यदि न्यूक्लियोफाइल ए है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, इस केस में यदि अपने पास सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन के केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ये वाला ज़्यादा होगा, यानी के एस जो है वो किसका ज़्यादा होगा, जब सब्स्टिट्यूशन ए यूज़ करें, और यदि के ई क्या होगा, कम होगा। जब न्यूक्लियोफाइल ए यूज़ कर रहे हैं तब सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। और यदि एलिमिनेशन कर ले देखें, तो एलिमिनेशन के केस में बी ज़्यादा होगा देन ए। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब इनको हम मैच करना है कि ये पैरामीटर्स अपने पास कहाँ मैच हो रहे हैं। तो म्यू ए इज़ ग्रेटर देन म्यू बी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अलावा के ई दिया हुआ है कि के ई बी इज़ ग्रेटर देन के ई ए, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि एलिमिनेशन का रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा कब होगा, जब हमारे पास अपन बल्कि बेस यूज़ करें, यानी बल्कि बेस बी, और कम कब होगा, जब हमारे पास लोअर बेस। और सब्स्टिट्यूशन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा कब होगा, जब अपन सब्स्टिट्यूशन फेवर ज़्यादा, और सब्स्टिट्यूशन फेवर यहाँ पर ए न्यूक्लियोफाइल की वजह से हो रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपने को ये टेट्रापेप्टाइड दिया हुआ है, हैज़ COOH ग्रुप ऑन एलानाइन। फिर इससे क्या हो रहा है कि इसका यदि अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ग्लाइसिन, वेलाइन, फेनिल एलानिन और एलानिन, ये 4 एमिनो एसिड्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद अपने को मिल रहे हैं। तो इन सब जो 4 एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं उसमें हमारे पास NH2 ग्रुप फ्री स्टेट में होगा। उस फ्री स्टेट में अपने को चेक करना है कि NH2 ग्रुप कितने कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं एमिनो एसिड्स के, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर अपने पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, एलानिन, वेलाइन और फेनिल एलानिन। तो इन सब के स्ट्रक्चर्स का अपन ने पता कर लिया कि ये सब क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है। पर इनमें स्पेशली बोला गया है कि NH2 ग्रुप अटैच्ड टू ए कायरल सेंटर, वो अपने को प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कंसिडर करने हैं। तो हमारे पास ये NH2 ग्रुप अटैच्ड है इस कायरल सेंटर से, यहाँ पर ये भी कायरल सेंटर से अटैच्ड है, यहाँ पर भी ये भी कायरल सेंटर से अटैच्ड है। पर यहाँ पर ग्लाइसिन में NH2 जो जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो कायरल सेंटर नहीं है, नॉट कायरल। तो अपने को ओनली कौन से करने, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर से यदि पूछा जाता तो अपन 4 आंसर दे दे, बट यहाँ पर NH2 ग्रुप विद कायरल सेंटर पूछा गया है, तो अपने पास आंसर क्या होंगे, ओनली 3। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में पूछा गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास इनिशियली यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ईथर, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये लोन पेयर अपना यहाँ पे दे सकता है, OH+ बने, उसके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अपने पास इसके अलावा एक कंडीशन हो सकती है कि एल्कीन इस पर रिएक्शन करे। तो एल्कीन यदि H+ पे अटैक करेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि +M ऑक्सीजन का यहाँ पर लग रहा है। इस कार्बोकेटाइन पे अब RCH2OH अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे OH पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पॉजिटिव CH2R, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये H+ रिमूव हो जाएगा।
तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास वो क्या बन जाएगा अपने पास, ये वाला मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे OCH2R, तो एक ही कार्बन पर 2 इथर लिंकेज है, यहाँ पे भी OR है और यहाँ पे भी OR है, तो एक ही कार्बन पर 2 OR इस तरह से जुड़े हुए हो, तो ये कन्फॉर्मर ये क्या कहलाता है, एसिटल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना है, एसिटल बना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में बोला गया है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड P है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C7H6O2, यानी 2 ऑक्सीजन वाला होना चाहिए कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस में 2 ऑक्सीजन तो मिल रहे हैं मिनिमम। ऑन ट्रीटिंग विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड Q, तो हमारे पास में क्या है, इनिशियली P दिया हुआ है हमारे पास C7H6O2, जिसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, एक्वस अमोनिया के साथ में, और फिर हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, Q बन रहा है। द कंपाउंड Q ऑन रिएक्शन विद मोलिकुलर ब्रोमीन कि Br2 प्लस KOH के साथ में रिएक्शन यदि होती है तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड R बनता है। अब जो R है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है C6H7N। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ एमाइन टाइप का बन रहा है। तो एमाइन टाइप का बन रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉसिबल कुछ एमाइड बनना चाहिए। अब एमाइड कब बन सकता है, एक्वस अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके, जब हमारे पास यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमारे पास एसिड हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में कहीं पे एसिड दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास सिर्फ ऑप्शन सी में एसिड दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे यदि अपन रिएक्शन करा के देखें तो वो चेक कर लेते हैं कि अपने पास क्या करें, अपन इनिशियली PHCOOH ये मोलिकुलर फॉर्मूला तो मैच कर रहा है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएगी, अपन एक्वस अमोनिया विद हीट करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PHC_NH2 में, एमाइड में, और फिर इसकी रिएक्शन के साथ कराएंगे Br2 विद KOH के साथ। तो ये प्राइमरी एमाइड है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन में PHNH2 में। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी अपने पास C6H7N से मैच कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी किसी ऑप्शन में यदि आप रिएक्शन कराएंगे फर्दर तो इस तरह से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास में क्या होगा, ये एस्टर है, ये कन्वर्ट किस में होगा, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, C♭OH। ठीक है, और यहाँ पर ये CH2OH और ये सिंपली OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर भी यहाँ पे क्या है, H+ कैटलिस्ट के फॉर्म में तो प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पर अल्कोहल भी है और ये एसिड भी है। इन दोनों में क्या होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी और ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा, वापस वाटर का रिमूवल हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन से यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो साइक्लाइजेशन होने में अपने पास कितने नंबर हो रहे, 1 2 3 अपने पास, फिर क्या होगा 4 5 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर में यहाँ पे 1 2 3 पे ऑक्सीजन आ रहा है, 4 पे C♭O आ रहा है और यहाँ पर ये OH आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो अपने किससे मैच कर रही है, ऑप्शन सी से। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो है ऑप्शन सी। इनिशियली यहाँ पर अपन ने क्या किया, जब एस्टर को एसिड में कन्वर्ट किया बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर फर्दर एस्टरिफिकेशन करके अपन ने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन या साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, अब हम टेस्ट नंबर 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास रेट लो दिया हुआ है, RCl की NaOH से रिएक्शन करें तो ROH प्लस NaCl एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें जो रेट है वो SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से हो रही है। यहाँ पे जो रेट है वो ओनली एल्काइल कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स रेट बढ़ेगी जब एल्काइल कंसनट्रेशन भी बढ़ेगी। तो हमारे पास डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हाफ्ड ऑन रिड्यूसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल टू 1/2। तो हमारे पास में यदि एल्काइल कंसनट्रेशन को अपन हाफ करते हैं, हाफ से कम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रेट होगी वो भी हाफ टाइम्स कम होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। बाकी ऑप्शंस जो होंगे वो मैच नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21।
21 में पूछा गया विच ऑफ द गिवन रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक नाइट्राइल्स। एरोमेटिक नाइट्राइल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ArCONH2 यानी सिंपली क्या है हमारे पास PHCONH2 है, SOCl2 के साथ में रिएक्शन हो गई। तो SOCl2 के साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप देखना चाहें तो यहाँ पर इनिशियली ये RCONH2 SOCl2 के साथ में रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बनेगा PHC ट्रिपल बॉन्ड N और बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। तो यहाँ पर अपने पास एरिल साइनाइड बन रहा है या एरिल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको, एरोमेटिक नाइट्राइल। और यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC। ठीक है, इसके साथ आप क्या कर रहे हैं, CuCN की रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये सैंडमियर टाइप की रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली डायरेक्टली क्या हो जाएगा, N2 प्लस हट के CN यहाँ पर जुड़ जाएगा। और फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, PHCONH2 दिया हुआ है P2O5 के साथ में रिएक्शन। P2O5 क्या एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर का रिमूवल करेगा और क्या बना लेगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर हमारे पास हेलोजन दिया हुआ है PHX, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं K प्लस CN माइनस। अब हमारे पास यहाँ पर से SN2AR रिएक्शन होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने चाहिए था, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। यदि रिएक्शन कब हो सकती थी, जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होते। लेट से हमारे पास कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर हेलोजन कोई भी जुड़ा हुआ है, लेट से यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देन हमारे पास KCN के अपन रिएक्शन कराते तो अपने पास SN2AR रिएक्शन हो जाती एरिल हैलाइड के केस में, ये अटैक करता और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट क्या बना लेता, अपने पास साइनाइड सब्स्टिट्यूट हो जाता हेलोजन से, बाकी NO2 ग्रुप रह जाते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इसमें इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, कार्बन आयन बनता है, उसको स्टेबलाइज्ड करते हैं। बट यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स हमारे पास एरोमेटिक नाइट्राइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इससे हम एरोमेटिक नाइट्राइल नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में पूछा गया विच ऑफ द गिवन बिलो इज ए नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो हमारे पास में सेलुलोज जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है। बाकी यदि देखें नायलॉन 2 और नायलॉन 6 ये क्या है, सिंथेटिक है और बायोडिग्रेडेबल है। उसके अलावा हमारे पास में जो भी दिए हुए पॉलीथीन पॉलीवाइनिल ये सब सिंथेटिक है बट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये तो आप नेचर में भी देख सकते हैं, ये इजीली डिग्रेडेबल नहीं होते, तभी तो अपने पास क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है कि अपन पॉलीथीन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि सेलुलोज जो है वो नेचुरल भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में पूछा गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विद फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। तो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारे पास ये दिया हुआ है N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन किस साथ करा रहे हैं, फिनॉल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, फिनॉल के साथ में रिएक्शन कराए तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। और हमारे पास ये क्या है, प्लस M ग्रुप है, दैट मीन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और बल्कि बेस है, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है सॉरी। तो बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से ये अटैक कहाँ करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अपना बनेगा OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे PH। तो ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसलिए जो आंसर है वो है B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में पूछा गया विच इज़ एसिडिक इन गिवन हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर अपने पास देखिए कि यहाँ पर अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करें, ये H रिमूव किया, नेगेटिव बना, नेगेटिव कहाँ बना, ये sp कार्बन पे। यहाँ पर यदि रिमूव करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे बनेगा। तो सिंपली एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की, जो भी हम अनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इसको रिमूव किया तो एनायन बना। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें अपन तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp2 कार्बन से फिर sp3 कार्बन से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो sp कार्बन की है।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कहाँ होगा, यहीं पे होगा। स्टेबल एनायन होगा तो मोस्ट एसिडिक साइड भी ये होगी, क्योंकि ये हमारा sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक भी यही होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोस्ट एसिडिक है। इसको अपन क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन भी होता है, ठीक है। टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद क्लोरल। क्लोरल हमारे पास क्या होता है, CCl3CHO के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तब हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास रिएक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पर क्लोरिल दिया हुआ है और ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल है, वाटर का रिमूवल हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और ये क्या बना अपने पास, DDT, इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं अपन। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट इज प्रोडक्ट बी इन द गिवन सीक्वेंस। तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, इथाइन Hg प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो सिंपली क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, सबसे पहले इनॉल बनता है जिसका टोटोमेरिज्म करके क्या बन जाएगा, CH3CHO। ये हमारा कंपाउंड क्या है, E है। इसकी आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन टाइप से। तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली CH2 यहाँ से H है, तो ये OH माइनस इस एसिडिक H को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 पे माइनस CHO, और ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये इसके साथ क्या कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा। फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH CH2CHO आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये हमारा क्या एल्डोल है, जो कि आंसर अपना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी अपना इससे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में बोला गया है कि विच कंपाउंड इज़ द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड है, फिर हमारे पास यहाँ पर एलिफेटिक है। तो नॉर्मली अपने पास क्या होता है, एरोमेटिक ज़्यादा एसिडिक होता है, तो यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल होगा यही होगा। तो यहाँ पर अपने पास देखिए जो ये बाकी है, यहाँ पर तो ये भी प्लस आई है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है आपको, एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा कंपेरेटिवली। बट यहाँ पर आप देखें ClCOO माइनस, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माइनस आई ग्रुप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर यदि अपन pKa डेटा देखें कि हमारे पास इनकी जो pK वैल्यूज़ होती है, pK वैल्यूज़ अपने पास इसकी जो बेंजोइक एसिड की अपने पास pK वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारे पास अराउंड होती है इसकी pK वैल्यू 4.2, और हमारे पास इसकी pK वैल्यू अराउंड कितनी होती है, प्लस 2.86। तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pK वैल्यू के, कि जितनी pK वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, मोस्ट एसिडिक ये वाला होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माइनस आई ग्रुप। यहाँ पर जो एनायन हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा होगी। बाकी ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर ये दोनों प्लस आई ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम ही करेंगे एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करके। तो यहाँ पर अपने पास मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में बोला गया था कंपोजिशन ऑफ एंटीसेप्टिक डिटोल कंटेन्स। तो हमारे पास जो डिटोल होता है एंटीसेप्टिक, उसमें मेनली हमारे पास क्लोरेक्सिनोल होता है, पर इसके साथ साथ हमारे पास इसमें टर्पाइनोल और आइसोप्रोपेनोल भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो होंगे वो हमारे सेलेक्टेड होंगे, यानी यूज्ड होते हैं एंटीसेप्टिक मटेरियल में, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद निनहाइड्रिन। तो निनहाइड्रिन टेस्ट किसके साथ देते हैं, मेनली एमिनो एसिड्स के साथ में। तो एमिनो एसिड्स हो गया, तो एमिनो एसिड्स से हमारे पास प्रोटीन बना लिए, एमिनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सब निनहाइड्रिन टेस्ट इजीली दे देंगे। तो अपने पास नेगेटिव टेस्ट बोला है, दैट मीन्स एमिनो एसिड को भी कैंसिल कर देना है, प्रोटीन्स को भी कैंसिल कर देना है। इसके बाद में बोला गया कि पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट कौन से देते हैं, जो हमारे पास क्या रखें, एल्डिहाइडिक ग्रुप रखें, ठीक है। एल्डिहाइड्स जनरली बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, और बेनेडिक्ट टेस्ट में हमारे पास जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्वस CuSO4.5H2 प्लस हमारे पास सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड,
ये हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट है। तो हमारे पास बेनेडिक्ट रिएजेंट के लिए कौन सा यूज़ हो गया, लिपिड्स में हमारे पास इस तरह से नहीं होते, यहाँ पर भी नो CHO ग्रुप इज प्रेजेंट। ये भी अपने पास क्या होंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट की कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। पर मोनोसेकेराइड्स देखें, मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं और बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ में क्या देंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ में बेनेडिक्ट रिएजेंट की रिएक्शन कराकर अपने पास क्या बनाएंगे, अपने पास Cu+ का रेड कलर का PPT बनाएंगे। यदि आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास रेड PPT फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अपने पास, और मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ये आप निनहाइड्रीन टेस्ट दे, यहाँ पे निनहाइड्रीन टेस्ट भी कराते हैं तो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि निनहाइड्रीन टेस्ट किसके साथ होता है, सिर्फ एमिनो एसिड्स और प्रोटीन के साथ, ना कि मोनोसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में नहीं होता है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि ऑप्शन बी जो है निनहाइड्रीन टेस्ट नहीं देगा बट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इन विच ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH इज यूज्ड। तो हमारे पास एल्कोहलिक KOH पूछा है, तो हमारे पास डीहेलोजिनेशन इस तरह से कि Br2 रिमूव करें, तो यहाँ पर तो अपन एल्कोहलिक KOH का यूज़ करते ही नहीं है। डिहाइड्रोजिनेशन H2 रिमूवल में भी नहीं होता। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी HX रिमूवल में, तो हमारे पास यदि कैसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 CH2 Br। अब यदि यहाँ पर अपन एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो -HBr, E2 एलिमिनेशन होगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। E2 यहाँ पे ये H ऐसे और यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा। तो जो एल्कोहलिक KOH का यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। तो ऑप्शन सी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 हमारे पास में दिया गया है कि वुड स्प्रिट इज नॉन एज। तो वुड स्प्रिट कौन सा होता है, मेनली हमारे पास मिथेनॉल को अपन वुड स्प्रिट ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, बिकॉज अपने पास जो मिथेनॉल बनाते थे पहले हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड की मदद से ही बनाते थे, इसलिए अपन इसको कभी कभी क्या कहते हैं, वुड स्प्रिट भी बोल देते हैं, या वुड नेप्था भी बोल देते हैं, या वुड एल्कोहल भी बोल देते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह आज हमने कौन कौन से पेपर डिस्कस कर लिए, 37 और 38। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।